लखनऊ से आईएसआई के 4 आतंकी गिरफ्तार। लखनऊ को दहलाने की थी साजिश। रेलवे स्टेशन को उड़ाने की बना रहे थे योजना। एटीएस की कार्रवाई। कानपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ 19 होटलों में चल रहा था। गोरख धंधा। पुलिस गिरफ्त में सरगना। संदिग्ध भूमिका के चलते सीसामऊ थाना क्षेत्र का चौकी इंचार्ज निलंबित। मेरठ में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भदोही में गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस गिरफ्त में 3 आरोपी। 22 किलो से अधिक गांजा बरामद। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। कानपुर में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि। कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी हैंडलर आईएसआई से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी साकिब उर्फ डेविल अपने साथियों के साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान से संपर्क में था। गिरोह के सदस्य QR कोड के माध्यम से फंडिंग लेते थे और संवेदनशील स्थानों की जानकारी साझा कर आगजनी व विस्फोट की साजिश रच रहे थे। यह गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी संपर्क में रहकर प्रतिष्ठित संस्थानों, वाहनों और रेलवे सिग्नल बॉक्स में आगजनी कर दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। आरोपी छोटी छोटी घटनाओं के वीडियो पाकिस्तान भेजकर QR कोड के माध्यम से फंडिंग लेते थे। गिरोह में मुख्य आरोपी साकिब उर्फ डेविल समेत विकास गहलावत उर्फ रौनक, लोकेश उर्फ पपला पंडित और अरबाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी साकिब और अरबाब मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से ज्वलनशील पदार्थ, मोबाइल फोन, पैम्पलेट और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एटीएस ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास बड़ी घटना को टालते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। और खबर मेरठ से है, जहां शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल मेरठ के रहने वाले जितेंद्र कश्यप बाबूराम प्रजापति के सरसों तेल स्पेलर पर काम करता था, जबकि तीसरा युवक मजदूरी करता था। तीनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से तीनों की मौत हुई। पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। कह रहे हैं कि प्रतिबंधित शराब थी या एक्सपायर्ड शराब थी। वो शराब का बॉटलिंग डेट 11 फरवरी 26 है। तो शराब एक्सपायर्ड नहीं पाई गई है जिला आबकारी अधिकारी की जांच में। और इस प्रकरण में उनके द्वारा बताया गया है कि मेथनॉल पॉइजनिंग के या इलिसिट लिकर के या हुच ट्रेजेडी के कोई भी लक्षण अभी नहीं पाए गए हैं। मृत्यु के कारणों की जांच हेतु पोस्टमार्टम में इसका प्रिजर्व किया जाएगा। अन्य अभी कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं मिला है। अन्य कारण जो हमारे सामने आ रहे हैं उसके लिए हमने 4 टीमों का गठन कर दिया है। ये तीनों लोग लगभग डेली शराब पिया करते थे। मौके से जितनी भी चीजें मिली हैं उनको सील किया गया है। इसके साथ ही जो सर्विलांस की टीम है और हमारी गोपनीय शाखा की टीम है उन्हें भी एक्टिव किया गया है और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। अभी 3 लोगों की मृत्यु की बात इसमें सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको कानपुर से दे दें, जहां सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 19 होटलों में गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देश पर कार्रवाई शुरू हुई। IPS सुमित रामटेके के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। असम, नेपाल और कोलकाता से युवतियों को नौकरी के नाम पर लाया जाता था। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने सरगना रोहित वर्मा को गिरफ्तार किया। मोबाइल से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं। सीसामऊ थाने के चौकी इंचार्ज नितिन यादव को संदिग्ध भूमिका पर निलंबित किया गया। हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें जो कि एक महिला है वो मूल निवासी वेस्ट बंगाल की है। उसने शिकायत बताई कि उसको यहाँ पर जॉब के झांसे पर लाया गया और उसके बाद उसको अनैतिक देह व्यापार में ढकेल दिया गया। तो उसी के संबंध में FIR रजिस्टर करी गई है। पूछताछ के दौरान हमारे सामने एक अभियुक्त आया है जिसको हिरासत में ले लिया गया है, जिसका नाम है रोहित वर्मा। और उसी के संबंध में जब हमने और पूछताछ करी, गहन पूछताछ करी, तो उसमें कुछ होटल्स के नाम भी उजागर हुए हैं जहाँ पर ये व्यापार चल रहा था। उसी के संबंध
संबंध में आज एक कोऑर्डिनेटेड रेड करी गई है, जहां शहर के बहुत सारे एरियाज़ के कई होटल्स में ये रेड साथ के साथ करी जा रही है। तो इसमें हम चेक कर रहे हैं कि इनके रजिस्टर्स हैं कि नहीं, इन्होंने आधार कार्ड की कॉपीज़ रखी हैं या नहीं, इनके कैमरेज हैं या नहीं। तो इसी के संबंध में आज ये रेड करी। और इधर भदोही पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिनव त्यागी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फत्तूपुर पावर हाउस के पास से राजू, सोनू और कल्लू उर्फ अनवर को दबोचा। तीनों सूरियावा क्षेत्र के निवासी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 22 किलो 360 ग्राम गांजा, 1900 नगद और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तारी के आधार पर थाना भदोही में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 20 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। महानिदेशक सर के निर्देशन में व अपर पुलिस महानिदेशक बनारस जोन व पुलिस महानिरीक्षक विद्यांचल सर के मार्गदर्शन में संगठित अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में भदोही पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना भदोही व एसओजी टीम द्वारा 50,000, 25,000 के 2 इनामियों सहित कुल 3 अभियुक्तों को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 22 किलो 360 ग्राम गांजा, जिसकी बाजारी कीमत करीब 15 लाख रुपए है, तथा चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार होने वाले अभियुक्तों के नाम 50,000 का इनामिया कल्लू उर्फ अनवर, 25,000 का इनामिया सोनू तथा राजू पुत्र कल्लू है। इनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर आपको पीलीभीत से दे दे, जहां गेहूं काटने गए 13 साल के बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। गंभीर घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीख सुनकर पिता ने बच्चे को मगरमच्छ से छुड़ाया। डॉक्टरों के मुताबिक हालत फिलहाल सामान्य है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जहानाबाद क्षेत्र के नगरिया सहगवा गांव की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, खबर आपको पीलीभीत से दे रहे हैं, जहां गेहूं काटने गए 13 साल के बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। गंभीर घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीख सुनकर पिता ने बच्चे को मगरमच्छ से छुड़ाया। डॉक्टरों के मुताबिक हालत फिलहाल सामान्य है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जहानाबाद क्षेत्र के नगरिया सहगवा गांव की घटना बताई जा रही है। और इधर गोरखपुर जिले में लगभग 4,244 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिनसे करीब 3,70,000 लाभार्थी जुड़े हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा कर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा रही है। बच्चों को पोषण और शिक्षा भी दी जा रही है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने मानदेय कम होने की समस्या भी उठाई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्रा ने जिले को बेहतर संचालन वाला बताया। आंगनबाड़ी केंद्र पे आए हैं। यहाँ सुविधाएं लेने आए हैं। हाँ, हमारे घर में गर्भवती महिला भी हैं और हमारी खुद के बच्चे भी हैं। अच्छा। हमारे गांव की आशाएं लोग बहुत अच्छी हैं और समय समय पे पहुँचती हैं। सारी सुविधाएं मिलती हैं। बहुत अच्छा सुरक्षा महसूस होता है। योगी जी, मोदी जी हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। हम अपने घर से मोहद्दीपुर से हैदरगंज रात के 10 बजे अपने बच्चों को लेकर चले आते हैं बेफिक्र। अच्छा। बच्चों को हम लोग जैसे कि जब हम लोग का पोषण आता है तो हम लोग बच्चों को बुलाते हैं, उनकी माताओं को बुलाते हैं, उनका फेस कैप्चर करते हैं। पहले फेस कैप्चर नहीं था, लेकिन तो फेस कैप्चर से देना, फेस कैप्चर करते हैं और उनको पोषाहार देते हैं। हमारा पोषाहार वितरण तो मतलब गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को हम देते हैं। उसके बाद गर्भावस्था से लेकर के जब तक तो वो लैक्टेंट वुमन रहती है, 6 माह तक बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक तो गर्भवती और धात्री को दिया जाता है। उसके बाद 6 माह के बाद 3 वर्ष तक बच्चों को दिया जाता है। ये हमारी कैटेगरी है लाभार्थी को। उसको 3 से 6 साल तक के बच्चे जो हमारे केंद्र पर पढ़ने आते हैं वही हमारे लाभार्थी हैं। हम उन्हीं को सारी तरह करते हैं। पुष्टाहार तो बहुत अच्छी हालत है। एकदम बच्चे एकदम घर से ले जाते हैं और केंद्र से भी ले जाते हैं। केंद्र पे आकर के बच्चों को पहले KYC कर लेते हैं, फारस कर लेते हैं। उसके बाद तब हम लोग बच्चों को पोषाहार का वितरण करते हैं। हम लोग का बहुत सारा काम है। हम लोग 8 बजे केंद्र पे आ जाते हैं। उसके बाद अगर सहायिका है तो बच्चों को बुला के लाती हैं। फिर बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद भावगीत भी कराते हैं और गतिविधियाँ भी कराते हैं। फिर उसके बाद जो है बच्चों को 12 बजे तक हम लोग का केंद्र खत्म हो जाता है। फिर हम लोग गृह भ्रमण करते हैं तो गर्भवती महिलाओं के पास जाते हैं। तो गर्भवती महिलाओं से कहते हैं कि आप समय समय से खान पान का ध्यान दीजिए
और उनके वजन भी करते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और अच्छा से काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम लोग जनपद में कुल 42 से 44 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें लगभग 3,70,000 के आसपास लाभार्थी लाभान्वित होते हैं और आंगनबाड़ी के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं दी जाती हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें तो अनुपूरक पोषाहार का वितरण होता है। दूसरे हम बात करें तो प्री स्कूल एजुकेशन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 3 से 6 साल के बच्चों का होता है, वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा टीकाकरण में सहयोग होता है। तमाम ऐसे जो जिला प्रशासन के रहते हैं उनको भी हम लोग। और गोरखपुर में तेज धूप और हवा के कारण गेहूं की तैयार फसल में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 15 से 25 मिनट में मौके पर पहुंच रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि 5 स्थायी और 7 अस्थायी फायर स्टेशन बनाए गए हैं। बावजूद इसके किसानों का कहना है कि जब तक दमकल पहुंचती है तब तक फसल जलकर खाक हो जाती है। खेती तैयार हो चुका है और कट भी रहा है और आधी ब्याज चल रहा है। आग के लगने का बहुत संभावना है, इसलिए हम लोग हड़बड़ा कर उसी में, मौसम भी खराब है और आग के डर जो है खेती। आग लगने के बाद गाड़ी पहुंचती है, तुरंत कहाँ पहुंच पाती है, तो कितना खेत जल जाते हैं। इस समय चूँकि किसानों की बिल्कुल फसल गेहूं की तैयार हो चुकी है और तापमान भी बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से आग की संख्याएं भी बढ़ रही हैं और इसके लिए फायर विभाग द्वारा पूरी तैयारी रखी गई है। सभी वाहनों और स्टाफ को जो है तैयारी दशा में रखा गया है, जिससे किसी भी सूचना पर तुरंत पहुंच करके उसको आग को नियंत्रित किया जा सके। जनपद में 5 अस्थायी फायर स्टेशन है, इसके अलावा 7 अस्थायी फायर स्टेशन फायर सीजन को देखते हुए स्थापित कराया गया है। फोर्स की स्थितियां हैं, उससे जो है पूरी तैयारी के साथ सबको रख करके और सबको उपस्थिति बनाए रखी गई है। सभी के अवकाश को नियंत्रित कर दिया गया है। सूचना मिलते ही तत्काल जो है मैं वाहन को तैयारी दशा में रखा गया है, पहुंच करके आग को नियंत्रित करने का पहला उद्देश्य है। आग लगने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में सकरे रास्ते हैं, आपका कहना सही है, और सड़कें भी जो है उबड़ खाबड़ है, लेकिन चूंकि आग लगने पर अग्निशमन विभाग उनमें पहुंच रहा है और आग को नियंत्रित कर रहा है। जनपद में आग लगना शुरू हो गया, किसानों की फसल अफरा तफरी मची हुई, लेकिन फायर विभाग हमेशा हर वर्ष की तरह अपने आप को एक्टिव करता रहता है। लेकिन आग उसी तरह लगती है कि बड़ी मशक्क़त। अभी हम मुख्य फायर स्टेशन के अधिकारी उनसे बात हुई कि हमारे यहाँ जो भी गाड़ी अलर्ट मोड पर है, आग लगने की सूचना जैसे आती है आधे घंटे में मौके पर दूर कराने लगभग 25 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ इस समय 10 से 15 मिनट लग रहा है। देखा जाए उन्होंने बताया कि 5 अस्थायी थाने निर्मित किए तैयार हैं और 7 अस्थायी बना दिए, क्योंकि आग कब कहाँ से लग जाती है, किस स्टेशन से उनको पहुँचना है। सारे गाड़ियाँ मूड पर हैं, पानी लोडिंग रहती है और जवान तैयार हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस पर आग लगने का किसानों की भी जिम्मेदारी होती है कि उस पर मौके से सही सूचना दें और सही रीपर मशीन का प्रयोग न करें। अभी साहब ने बताया कि रीपर मशीन से जो भूसा बनाने की प्रक्रिया चली उससे आग लग रही है। शाम को डेली फार्म में डंठल जो गेहूँ की डंठल जलाकर सूचना दी गई कि आग लग गई है। ऐसा भी किसान करते जा रहे हैं, लेकिन फायर विभाग हमारे जो भी अधिकारी हैं, यहाँ के जवान हैं, अलर्ट मूड पर रातों दिन 24 घंटा रह रहे हैं। लेकिन आग कहीं न कहीं लगने का कारण जिम्मेदार लोगों को भी समझे। गांव वाले देखा जाए कि आग बुझाने का काम नहीं करते, वो रील बनाने के या वीडियो बना के टूल जाते हैं। तो ऐसे में हमारे जवान, फायर विभाग के जो जवान जाते हैं, लगातार आग पर काबू पाते। सिद्धार्थनगर के मिठवल तिलौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब है। विशेष रूप से महिला शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक ओर सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई के अभाव से संक्रमण और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। महिलाओं को मजबूरी में गंदे शौचालय का उपयोग करना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। और खबर बदायूं से है, जहां एक युवक को बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल कुछ दिन पहले युवती से प्रेम प्रसंग के चलते 4 कार सवार युवकों ने घर से अपहरण करने के बाद युवक की नोएडा ले जाकर पिटाई की, जिसके बाद बेहोशी की हालत में आरोपियों ने युवक को घर के बाहर फेंका और मौके पर फरार हो गए।
वहीं डॉक्टरों के लाख प्रयास के बाद भी युवक की मौत हो गई। अब पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। और इधर मैनपुरी के रतनपुर किरकिट गांव में प्रेम प्रसंग के चलते 22 वर्षीय युवक आलोक शाक्य की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। आरोपी नमन ने विवाद के दौरान गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 22 वर्षीय आलोक शाक्य गांव की ही एक युवती से प्रेम करता था और इस युवती से गांव का ही रहने वाला एक और युवक नमन भी प्रेम करता था। मृतक आलोक ने नमन को समझाने बुझाने के उद्देश्य से गांव से दूर खेतों में बने मकान पर रात्रि के समय बुलाया। इस बीच दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान नमन ने आक्रोश में आकर कुल्हाड़ी से आलोक की निर्मम हत्या कर दी और कुल्हाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने 18 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और कपड़े बरामद कर लिए। आरोपी ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एक व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। जो मृतक है उसकी पहचान आलोक कुमार, उसकी उम्र 21 से 22 साल की होगी और ऐसा डेड बॉडी को देख के लगा कि कोई धारदार हथियार में भी एक कुल्हाड़ी से इसकी वार करके मारा गया है। घटना में जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। आपने जैसे बताया कि बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए। दूसरा है कि जो घटना में जो प्रयुक्त आला कत्ल कहते हैं कुल्हाड़ी, उसको बरामद किया गया। ब्लड से सने जो कपड़े थे उसको भी छिपाया गया, उसको भी बरामद किया गया। खुद अभियुक्त ने सारी घटना के बारे में बताया। और खबर कानपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 1 करोड़ 12 लाख रुपए के कोडिन सिरप बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों तक सिरप की सप्लाई बांग्लादेश तक फैले नशे के नेटवर्क से जुड़ी थी। वहीं 5 महीने से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ रुपए की संपत्ति भी सीज की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच करने में जुटी है। द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी उसमें केवल 26 लाख बॉटल्स के बारे में पंजीकृत था अभियोग, लेकिन हमारी जो विवेचना के दौरान अब तक हमें 1 करोड़ 12 लाख बॉटल्स का पता लगा है कि 2 कंपनी, एक मेडिसिना है और दूसरी इनकी मेडिसिना हेल्थ केयर और दूसरी नॉक्स फार्मास्यूटिकल है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। तो जांच पड़ताल के दौरान इनकी 8 करोड़ के प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है, जिसकी सफेमा में सुनवाई चल रही है। पुलिस द्वारा जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है, शिवम जो है पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था और हमारी टीम ने इनको लगातार चेज कर रही थी और फाइनली हमारी टीम को ये अरेस्ट करने में कामयाबी मिली है। और खबर रायबरेली से है, जहां वछरावा थाना क्षेत्र के कन्नावा गांव में आज अचानक अफरा तफरी मच गई। दरअसल अमित कुमार की पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी। चूल्हे से निकली चिंगारी से अमित के छप्पर में आग लग गई और आग उनके पड़ोसी सूरजपाल के घर तक पहुंच गई। सूरजपाल के छप्पर में लगी आग से घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर में धमाका इतना तेज था कि आग पूरे घर में फैल गई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और खबर सोनभद्र से है, जहां यातायात नियम तोड़ने वालों को पुलिस सख्त चेतावनी दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक विशेष अभियान जारी किया है। रॉन्ग साइड पर चलने वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर की भी जांच की जा रही है। वहीं यातायात नियमों के पालन पर पुलिस टीम पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और कानपुर से आपको खबर दे दें, जहां मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ है। तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। दिन में ही अंधेरा छा गया, कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। तो देखिए, यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। कानपुर में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई, कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। तो देखिए, एक तरफ जहां तेज उमस से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर ये ओलावृष्टि और बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। आपको बता दें कि कई जगहों पर जो है तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई है।
और खबर गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र से है, जहां अवैध तार छीलने वाली फैक्ट्री पर निरीक्षण करने पहुंची टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। वार्ड 17 के सभासद मोहन शर्मा ने बताया कि महिलाओं के साथ तार छीलने वालों ने पहले बदतमीजी की, जिसका मैंने विरोध किया तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। वहीं पूरे प्रकरण की जानकारी स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर को दी गई, जिसके बाद वह आक्रोश में नजर आए। वहीं पुलिस अधिकारियों को भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बदतमीजी की उन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और रायबरेली में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर प्रेस वार्ता आयोजित की। बैंक अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने बताया कि बैंक लगातार तीसरे वर्ष लाभ में रहा और इस बार 3 करोड़ 51 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। उन्होंने कहा कि बैंक की सभी 34 शाखाओं में 16 सिस्टम लगाए जा चुके हैं। साथ ही 185 पैक्स समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, जिससे किसानों को पारदर्शी और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। बैंक छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देकर आत्मनिर्भर बना रहा है। इसके अलावा पर्सनल गृह और वाहन ऋण की सुविधाएं भी उपलब्ध है। अध्यक्ष ने आमजन से बैंक की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।